चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है? एनसीईआरटी का ये हिंदी है। इसका नाम है राख की रस्सी। राख की रस्सी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। लोनपा गार तिब्बत के 32वें, कितने नंबर के? 32वें, 32 राजा, है ना 32th राजा थे, जिनका नाम था लोनपागार। क्या था? तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन। कौन राजा थे 32वें? तो सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। कौन मंत्री थे? तो लोनपागार क्या थे? एक मंत्री थे। ये क्या थे? एक मंत्री थे। किसकी मंत्री थे? तो 32वें राजा सोनगांव सेन के मंत्री थे। वे कौन? कौन? ये लोनपागार क्या थे? अपने चालाकी के लिए क्या थे? लोनपागार अपने चालाकी के लिए क्या थे? अपने चालाकी के लिए, चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने बोल रहा है कोई भी नहीं, उनके सामने कोई नहीं टिकता था। मतलब बड़ा ही वे अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए, है ना, हाजिर जवाबी, चालाकी मतलब तेज तराई थे, और हाजिर जवाबी के लिए क्या थे? मतलब कुछ भी बात का जवाब तुरंत ही हाजिर कर देते थे, इसलिए इनका नाम है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी मतलब कोई भी जवाब जल्दी से दे देना, कोई भी क्वेश्चन का जवाब जल्दी दे देना। तो ये है कि कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी। क्या कर रही थी? जिंदगी बड़ा चैन से चल रही थी। मगर मगर जब 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 से उनका बेटा बड़ा हुआ था। किनका बेटा का बात हो रहा है? तो यही लोनपागार के बेटे का बात हो रहा है। उनकी ज़िंदगी बड़ा आसानी से चल रही थी, चैन से चल रही थी, मगर जब उनका बेटा क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो उनके लिए चिंता का विषय बन गया। किनके लिए? लोनपागार के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। कौन भोला था? उनका बेटा बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी मतलब उसको छूकर भी नहीं गई थी, मतलब उसको थोड़ा सा बुद्धि नहीं था, है ना। बुद्धि दिमाग में कोई होशियारी वाला बात चलता ही नहीं था, बड़ा ही सीधा साधा था। एक दूसरे शब्द में कहें तो तेज नहीं था। लोनपागार ने सोचा। क्या सोचा लोनपागार? कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? सब बाप सोचता है, सारा पिताजी सोचता है, ये भी सोच रहा है बेचारा। एक दिन सोच रहा है कि मेरा बेटा इतना सीधा है, अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बाद राजपाटी कैसे चलेगा, कैसे यह अपना ज़िंदगी चलाएगा। तो एक दिन लोनपागार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा। कितना भेड़ दिया? तो 100 भेड़ दिया, और बोला, क्या बोला? कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। एक टास्क दिया। किसको टास्क दिया? अपने बेटे को, कि आप शहर जाओ ये 100 भेड़ लेके। कितने भेड़ लेके? 100 भेड़ लेके कहाँ चल जाओ? शहर चले जाओ, मगर इन्हें मारना नहीं और बेचना नहीं। बोला इसे मारना नहीं है तुमको, भेड़ों को, और बेचना भी नहीं है। इन्हें वापस शहर से फिर घर भी लाना है। 100 सो जो वापस लाना, 100 जो के बोरे के साथ। बोला वापस तो लाना है, लेकिन 100, कितना? 100 जौ के बोरे के साथ। बोरा नहीं होता है, बोरा जिसमें सामान उमान आता है, उसमें वो बोरा, जौ का बोरा खरीद लेना, 100 ठो लेते आना, वरना मैं तुम्हें घर घुसने नहीं दूंगा। इतना कहकर पिताजी ने क्या किया? ये पिताजी का स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो है। तो इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, यानी भेज दिया। अब है लोनपागार का बेटा शहर पहुंच गया, ठीक है भाई, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ थे? क्योंकि 100 बोरा था, और 100 बोरा का दाम बहुत हो जाता है,
तो इतना बोरा खरीदने के लिए बेचारा के पास पैसा नहीं था। पिताजी बोला तुम भेड़ ले जाओ 100 गो, मारना नहीं बेचना नहीं, लेकिन 100 गो जौ का बोरा खरीद के लाना। वो सोच रहा है कि कैसे इस समस्या का हल निकालेंगे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया और भेड़ बगल में थी, सब चर रही थी, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो सोच रहा था। वह बहुत दुखी था, लड़का बहुत दुखी था। तभी तभी क्या होता है, एक लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। एक लड़की आई और उनके सामने आकर क्या हो गई, खड़ी हो गई। ये लड़की जो है उस लड़का के सामने आकर खड़ी हो गई और बोलती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपा गार ने के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इनमें इतना इससे इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। कौन बोल रही है, लड़की बोली, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ये स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये लड़की का है। इतना कहकर लड़की ने भेड़ के बाल उतारे, उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। चलो भाई ये बात तो सही हो गया। लोनपा गार के बेटे को लगा कि उसका पिता बहुत खुश हो जाएगा। यही सोच के बेचारा जा रहा था, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, है ना। मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कौन, उनके पिताजी ने। वे उठकर कमरे से बाहर चले आए। दूसरे दिन चले गए। दूसरे दिन अपने बेटे को बुलाकर क्या किया, कहा, पिछली बार भेड़ का बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। तुमने जो पिछली बार भेड़ का बाल जो उतार के बेच दिया था वह मुझे पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। बोला जी भेड़ को ले जाओ बाबू, अब की बार बाल नहीं बेचना, अब की बार क्या करना, फिर से 100 जौ के बोरे लाना है तुमको। एक बार फिर निराश लोनपा गार के बेटे शहर में उसी जगह फिर से बैठ गया जाके वहीं। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। वह सोच रहा था कि फिर वह लड़की आएगी और मेरी मदद ज़रूर करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई और उससे अपने मुश्किल कह सुनाई, है ना। अब क्या हुआ, उससे उसने किसने, लोनपा गार के बेटे ने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। क्या, उसने भेड़ की सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे खरीदे। वाह वाह वाह। बोरे लोनपा गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। बहुत अच्छा काम किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब की सींग काट के बेच के बोरा खरीद लिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपा गार का बेटा बहुत खुश हुआ, क्योंकि सींग काटने के बाद जो है ना, सींग का ऊपर से काट लेंगे कुछ दूर तो भेड़ का कोई नुकसान नहीं होता है, सींग फिर से बड़ा हो जाता है ना। तो वही काम किया, है ना। तो ये सींग कटा जा सकता है। तो सींग को काट के ऊपर से निकाल लिया, फिर वो सींग क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा अपने आप, फिर बड़ा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान नहीं होता है कुछ। ठीक है, ये आप लोग सीख लीजिए। उन्हें विजयी भवा की सारी कहानी विजय भाव से सारी कहानी सुना दिया। लोनपा सुनकर लोनपा गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना दे, है ना।
उनके बेटा ने लड़की के पास जाकर पिता को संदेश दिया कि लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी। अब लड़की बोल रही है पिता से जाके बोलो कि मैं रस्सी को क्या करूंगी, बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपा नेगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। यह लड़की की शर्त को क्या कर लिया, मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिले पर रखा। क्या किया, पत्थर के सिले पर रखकर उसे और जला दिया। क्या कर दिया, जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी का आकार राख बच गई। उसे इसे वह सील समेत लोनपागार के पास ले गई। रस्सी जो है सील पर रख दी, सील मतलब पत्थर, पत्थर पे रस्सी 9 हाथ का रख दी और क्या किया, इसको आग लगा दिया। आग के बाद ये जल गया, रस्सी वैसा का वैसा पड़ा रहा राख के रूप में। अब वो शिला सहित ले गया किसके साथ, लोनपागार के पास, और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपागार ये मंत्री उसके पिता के पास। लोनपागार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, इसलिए हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसने अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। उसकी चालाकी जो थी वह धरी की धरी रह गई, मतलब खत्म हो गया, चालाकी उसका नहीं चला, है ना। अब बिना वक्त गवाए लोनपागार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया इस लड़की से। बोला हमारी बेटे से शादी कर लो तुम। लड़की के सामने रख दिया, धूमधाम से उन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। यही था राख की रस्सी की कहानी, है ना बच्चों। तो आपको यह कहानी कैसा लगा बच्चों, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपना वैल्यूबल कमेंट इसके नीचे आप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ थोड़ा हम लोग देखें आगे इसमें क्या क्या है। बोल रहा है भोला भाला तिब्बत के मंत्री, है ना, अपने बेटे के भोलेपन से क्यों चिंतित थे। तुम्हारे विचार में किन किन बातों को सोचकर वह परेशान होता था। तुम तिब्बत के मंत्री की जगह बोल रहा है तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको सोच सोच के बनाना है ना। क्या करना है आपको, बनाना है। भोलेपन से क्यों चिंतित रहते थे, इसलिए कि बहुत सीधा था। उसको लगता था कि भाई अगर हम बूढ़ा हो रहे हैं, अगर हमारा समय ख़त्म हो जाएगा तो घर में पैसा रुपया कौन कमाएगा, घर कैसे चलेगा, बिजनेस धंधा कौन करेगा। यह सब सोच के वह परेशान था। हमारे बाद इसका राजपाट कैसे चलेगा, है ना, वो कैसे जिएगा। इसलिए वो अपने बेटे को मजबूत करना चाह रहा था। तुम तिब्बत की मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती। तो मैं अगर तिब्बत की मंत्री की जगह होता तो मैं भी अपने बेटे को अच्छा बनाने के लिए कुछ इसी तरीका का तरकीब ढूंढता, है ना। चलिए अब मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, इसलिए भेजा था कि वह शहर जाए, दुनिया देखे, दुनिया देख के, और टास्क भी दिया था, और उस टास्क को इस दुनिया में क्या करे, पूरा करने की कोशिश करे। शहर जाएगा, उसका दिमाग खुलेगा, वह दिमाग में सोचेगा कि अपना टास्क कैसे पूरा करें, तो शायद उसकी मंदबुद्धि ख़त्म होगी और उसका सीधा साधापन से वह क्या होगा, अच्छा बच्चा बनेगा, है ना। दिमाग में उसकी चतुराई भरेगी, इसलिए उसे शहर की तरफ भेजा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि मंत्री चाहता था कि मेरा बेटे में भी चतुराई आए, वह चालाक बने, इसलिए उसे एक टास्क देकर शहर की तरफ रवाना किया ताकि वह शहर की दुनिया को देखे और शहर में ही अपने प्रॉब्लम को ढूंढने का कुछ ना कुछ उपाय करे, ताकि वह अपनी ज़िंदगी में मजबूत हो सके और वह तेज तराज हो सके। तो ये इसका आंसर है, उसमें चतुराई आए। अपने बेटे के साथ भेड़ के साथ शहर क्यों भेजा, क्योंकि भेड़
इसलिए भेजा कि भेड़ अगर भेजा तो भेड़ के साथ उसने भेड़ भेजा ताकि उसके पास जो है, इसलिए भेड़ के साथ भेजा क्योंकि वह जो टास्क दिया था वह उसे पूरा करने के लिए उस बेटे को एक कहिए तो एक सॉल्यूशन भी साथ में भेजा कि ये भेड़ उसको क्या करेगा, मदद करेगा, बशर्ते वह अगर दिमाग लगाएगा तब। तो इसलिए अपने बेटे को की सपोर्ट के लिए कह सकते हैं कि बेटे को जो उन्होंने जो प्रश्न दिया था, जो खरीदने के लिए 100 बोरे दिए थे, क्योंकि वह जानता था कि बेटा भीख तो नहीं मांगेगा ना, भीख मांग के तो अपना काम पूरा नहीं करेगा ना, इसलिए वह क्या किया कि 100 भेड़ दे दिया ताकि अगर वो उसके बेटे के पास दिमाग होगा तो इस 100 भेड़ का इस्तेमाल करके वह क्या कर लेगा, अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेगा। इसलिए भेड़ के साथ इसलिए भेजा क्योंकि यह उसके प्रश्न का उत्तर था, इसलिए वह अपने बेटे को भेड़ के साथ भेजा ताकि बच्चे इस भेड़ के ऊपर दिमाग लगाकर इसी से अपना सॉल्यूशन क्या करे, ढूंढने की कोशिश करे, है ना। भेड़ से ही अपना क्वेश्चन अपने पिताजी के दिए गए टास्क को पूरा कर पाए, इसलिए उसने भेड़ को भी साथ में भेजा। और उसके पिता भी जानते थे कि यह भेड़ उसको उसके टास्क पूरा करने में मदद करेगा, है ना। उसे अगर वह दिमाग लगाएगा तो उसे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह अपने बुद्धि के सहारे ही अपनी प्रश्न का हल ढूंढ लेगा, है ना। तुम्हारे घर के पास बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो, आस पास आस पड़ोस में भी ऐसे किसी। तो बोल रहा है तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो कि तुम्हारे घर में जो बाबा दादा थे पहले कहाँ रहते थे, घर में क्या करो, पता करो, है ना। जैसे लोनपा अगर राजा के दरबार में रहता था, उसी तरह से ये आपको पूछने आपके पिताजी लोग पहले कहाँ रहते थे, आपके दादाजी लोग, आपके घर के लोग पहले पता करो कि ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो दूसरी जगह जाकर क्या हो गया, बस गया। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो वे अपने निर्णय से खुश हैं और क्यों खुश हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो और यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो ऐसा कोई आदमी को ढूंढना और पूछना है कि उसने जगह क्यों छोड़ी जहाँ से पहले हुए उनके पूर्वज रह रहे थे, या तो मेरे पूर्वज जो वहीं बाहर में थे और यहाँ आए, क्यों आए, इस प्रश्न को पूछो। और उनके एक बच्चे पुरुष और महिला से भी इस प्रश्न को पूछो, है ना। जौ जौ की तरह जौ एक तरह का अनाज होता है जिसे कई तरह का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रोटियां बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, बिल्कुल सूखा भून कर खाया भी जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों का क्या करें, नाम पता करें। जैसे गेहूँ है, चावल है, मकई है, इस तरह से अनाज का नाम लिखना। बोल रहे गेहूँ और जौ अनाज होते हैं। ये 3 शब्द संज्ञा है। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म की अनाज का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनाज जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्य पुस्तक जाति। नीचे वर्गीकरण करके क्या करें, लेह धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर। संज्ञाओं को ढूंढना है ना। तो लेह जगह का नाम है, क्या है, जगह का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। धातु तो आ जाएगा जिसे ना तोला जा सके, ना, है ना, धातु है ये, तोला जा सके, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। शेरवानी है ना, शेरवानी एक विशेष कपड़े का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भोजन जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तांबा तांबा यही हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। खिचड़ी हो जाएगा, एक विशेष प्रकार का भोजन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। वेशभूषा किसी प्रकार का हो सकता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। ऊपर लिखी गई हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोचकर क्या कीजिए, लिखिए, है ना। तो जातिवाचक संज्ञा शहर के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा, पटना, दिल्ली, जयपुर। कोई भी 3 शहर नाम लिख दिए। कोई भी 3 व्यक्तिवाचक। वेशभूषा में कोई भी 3 वेशभूषा, धोती, कपड़ा, धोती, है ना,
कुर्ता पजामा, कुछ भी वेशभूषा, 3 को लिख दिए। इस तरह से सोच कर लिखना है ना। भोजन में 3 भोजन का नाम लिखना है, रोटी, दाल, सब्जी। सब्जी में विशेष सब्जी लिख दीजिए, कटहल की सब्जी, ठीक है। और दाल है ना, मूंग की दाल, मसूर की दाल। 3 स्पेशल कोई खास व्यक्ति मतलब खास नाम लिखना है ना, किसी खास चीज़ का नाम जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध हो, है ना, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऊपर लिखी जाती हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब तुम शेर में सवा शेर। मैं इस लड़की का लोहा मान गया था ना, सचमुच नहले पे दहला। तुम भी यही कर तुम्हें भी यही करना होगा। चलो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ लिए, है ना। चलिए चलिए बच्चों, अब यहाँ नाम 2 करके एक कहानी है। देखिए कहानी में क्या है, लोनपा गार के बेटे, है ना, लोनपा गार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामांकन के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छाट कर बेटे और लड़की का कोई क्या कर दो, अपने मन से नाम दे दो, जो भी मन है। तो पहले ये नीचे पढ़ते हैं। बोल रहा है ये परिचय पढ़ो, है ना। नायमा नायमा, उसके बाद है डावा, उसके बाद है मिगमार, उसके बाद लखपा, उसके नखू, उसके बाद है फू दोरजे। ये क्या है, कोई खाने की चीज़ है या घूमने की चीज़? क्या बोल रहा है, कोई खाने की चीज़ है या घूमने की चीज़ है। इन जगहों, कोई खाने की या घूमने की जगहों का नाम है? जी नहीं, ये तिब्बत के बच्चों का कुछ क्या है, नाम है। ये सब नाम है, नमिया, नईमा, डावा, मिगमार, लखपा, नखू, फू दोरजे। तो नाम 2 ठो चुन के एक लड़की का रखना है और एक लड़का का रखना है। तो नईमा रख देते हैं लड़की का और डावा रख देते हैं लड़का का। चलो हमारा पसंद तो यही दोनों है, आपका पसंद देख लीजिएगा। वे सारे तिब्बत में शुभ नाम नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लिए बच्चे को। जो रविवार के दिन बच्चा जन्म लेता है तिब्बत में, उसे नाइमा बोलते हैं। मानते हैं कि इस बच्चे में उस दिन के उस दिन के देवता जो हैं सूरज जैसी शक्ति मिलेगी। जब जब उनका नाम पुकारा जाएगा, यह शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा मानते हैं कि ये बच्चा का नाम नैमा रखेंगे तो सूरज की शक्ति उसे मिलेगी, और जब जब उसका नाम पुकारेंगे उसकी शक्ति और बढ़ेगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चे को वहाँ डावा नाम रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा डावा के 2 मतलब होते हैं। एक होता है सोमवार, एक और चांद, यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाने वाला और अंधेरा दूर करेगी, ऐसा बात है। तिब्बत में बुद्ध स्त्री पुरुष के रूप में क्या है, तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों का भी नामांकन करते हैं। खासकर दोलमा नाम एक वहाँ पे मिलता है, दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो दोलमा भी एक नाम है जो तिब्बती नाम है। तो एक काम करते हैं, डावा रख देते हैं, नईमा लड़का का नाम रख देते हैं, और इससे दोलमा रख देते हैं इसकी लड़की का नाम, जो तारा, बुद्ध की स्त्री रूप तारा। चलिए अपने मर्जी से जो नाम रखना है आप रख सकते हैं। अब दुनिया के छत जिसको बोलते हैं, दुनिया का छत के बारे में, तिब्बत को दुनिया का छत भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते। बोल रहे हैं किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना भी क्या होता है, बड़ा अच्छा उपयोगी होता है। जिस इलाके में यह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा एक लोक कथा है, किसी लोगों के बारे में यह कथा है, यह तिब्बत की है, से संबंधित है। जिसमें जिसे तिब्बत को क्या कहा जाता है, तो दुनिया का छत कहा जाता है तिब्बत को।
क्योंकि यह बहुत ऊंचा पठार है। क्या है? पठार है। ऊंचा क्या है? पठार है ना। पठार, पहाड़ सबसे ऊंचा, उसके बाद पठार होता है, तो पठार है ना। तो पठार है और यह समतल भूमि होता है पठार, इसलिए इस पे आदमी रह रहा है। तो ये दुनिया का क्या है? छत है, तिब्बत का पठार। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत में तिब्बत के पठार पर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है, इन पहाड़ों में की एक खासियत है कि यह कई रंगों के हैं। तिब्बत के पठार पर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ी भी क्या हैं? खड़े हैं, जो अलग अलग क्या है? रंगों के हैं। कोई हरे, कुछ हरे रंग के हैं, तो कोई कुछ लाल रंग के हैं, कोई भूरे रंग के, तो कोई भूरे रंग के पहाड़ हैं, कोई लाल रंग के पहाड़ हैं, तो कोई पीले रंग के हैं, तो कोई बैंगनी रंग के, तो कोई गुलाबी रंग के, तो कोई गेरुआ, और कोई हरे रंग के भी पहाड़ तिब्बत के पठार के ऊपर मिलता है ना। अलग अलग रंगों के क्या हैं? पहाड़ हैं। कोई पीले रंग के हैं, है ना, कोई पीले रंग के भी पहाड़ हैं, तो कोई हरे रंग के भी पहाड़ हैं। इस तरह से अलग अलग रंगों का पहाड़ हमको मिल जाते हैं। कोई भूरे रंग के भी पहाड़ हैं, है ना, कोई भूरे रंग के भी क्या है? पहाड़ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गेरुआ रंग का भी है, गेरुआ रंग का, इस रंग का पहाड़ है, इस रंग का, और हरे रंग का। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं ना, इन पथरीलों पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ है। सूरज की बढ़ती हुई घट और बढ़ती घटती किरणों के पड़ने के कारण वे पहाड़ अनोखे रंग से चमक उठते हैं। अब तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम होती है, इसी वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। तिब्बत की भूमि में नमी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ बरसात भी कम होती है, बर्फबारी भी क्या होती है? कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तिब्बत के पूर्वी भाग में ना खुश्क मौसम में पेड़ पौधे नहीं होते हैं, और तिब्बत के पूर्वी भाग में जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, उन जंगलों में पेड़ पौधे पशु पक्षी की दुर्लभ किस्म मिलती है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली तो कहीं लाल पीली होती है। रेतीली मतलब बलुआ मिट्टी, और कहीं कहीं लाल पीली हो तो कहीं काली होती है। तिब्बत में 1500 झीलें हैं, और वे झीलें बनती ये झीलें बनती है पहाड़ों के बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का नाम बहुत ज़्यादा नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। जैसे सांगपो यानी सांगपो ही ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, वहीं से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा होता है। यहाँ सर्दी का हाल मत पूछो भाई, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फ्रीज में डाल दिया हो, ऊपर से तेज ठंडी हवा भी चल रही हो। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनने पहने रहते हैं। तिब्बती लोग को घर बनाने के लिए कारीगरी उनकी कारीगरी बड़ा अनोखी है। यहाँ बड़ा अच्छा कारीगरी करते हैं वे लोग। यहाँ लकड़ी से बने हुए बहुमंजिला, एक मंजिला, दो मंजिला, इस प्रकार का घर भी वहाँ पे मिलता है। खिड़कियाँ में अधिक अधिक बनाई जाती है, ताकि सूर्य का ढेर सारा रोशनी घर के अंदर जा सके। ठीक है, ये बात सही है। भूकंप से बचाव के लिए घर की दीवारें जो अंदर की तरफ थोड़ी क्या होती है? झुकी होती है। घर की दीवारें अंदर की तरफ थोड़ी झुकी झुकी होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। लहासा शहर है 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यही कारण दुनिया का सबसे ऊंचा शहर लहासा को ही माना जाता है। तो आपको एक जीके का क्वेश्चन भी मिल गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन है, तो लहासा है। कपड़ों और खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा में तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ऐसा माना जाता है लहासा तिब्बतियों का क्या है? दिल है, दिल। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका ख़त्म हो जाता है ना। धन्यवाद।